समर एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। वो पास के शहर की एक कपड़ा मिल में काम करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन अचानक मिल बंद हो गई और समर के सामने अपनी छोटी बहन की पढ़ाई और घर के खर्च का संकट खड़ा हो गया। कई दिनों तक नौकरी तलाशने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने निराश होकर अपने बचपन के दोस्त कबीर से बात की। कबीर ने समर का हौसला बढ़ाते हुए कहा, समर, नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि हम खुद का कोई काम शुरू करें। हमारे गांव के पास से जो नया नेशनल हाईवे निकला है, वहां दिन रात गाड़ियां गुजरती हैं। क्यों ना वहां कोई खाने का स्टॉल लगाया जाए? विचार तो अच्छा है कबीर, लेकिन हाईवे पर पहले से ही दर्जनों ढाबे और पराठे की दुकानें हैं। लोग हमारे पास क्यों आएंगे? लोग पराठे ऑमलेट खाकर बोर हो चुके हैं। हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो हल्का हो, स्वादिष्ट हो और सफर में खाने के लिए आसान हो। चीज, कॉर्न, कुल्हड़, पोहा। पोहा तो सब खाते हैं, लेकिन मिट्टी के कुल्हड़ में भुने हुए कॉर्न, मक्के के दाने और चीज के साथ गर्मा गर्म पोहा कोई नहीं बेचता। मिट्टी की सौंधी खुशबू लोगों को खींच लाएगी। समर को आइडिया पसंद आ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। कबीर ने बिना सोचे अपनी बाइक बेच दी और उन पैसों से समर के लिए एक सुंदर सा लकड़ी का ठेला, गैस स्टोव, कुल्हड़ और जरूरी सामान ला कर दिया। अगली सुबह समर ने हाईवे 44 के किनारे एक पुराने विशाल लीम के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया। पेड़ इतना विशाल और घना था कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। स्थानीय ट्रक ड्राइवर उसे शापित पेड़ कहते थे, क्योंकि सालों पहले वहां एक रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ था। समर ने इन बातों की परवाह न करते हुए बोर्ड पर लिखा, हाईवे स्पेशल कुल्हड़ पोहा। जैसे ही कुल्हड़ में पोहा डालकर उसे विशेष भाप में पकाना शुरू किया, मसालों की एक तीखी और सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी। ये खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि आधी रात से भूखे ट्रक ड्राइवरों के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। समर के मसालों का ये नुस्खा उसकी स्वर्गीय माँ का था, जिसे वो हमेशा चांदी के एक छोटे ताबीज में अपनी कलाई पर बांधकर रखता था। तभी वहां मदन आया, जो पास में ही राजपुताना डिलाइट नाम का एक आलीशान ढाबा चलाता था। मदन के साथ उसके 3 लठैत और एक खूंखार कुत्ता भी था। मदन को अपने साम्राज्य के सामने एक अदना सा लड़का देखना बिल्कुल रास नहीं आया। उसने समर की भट्टी पर पैर मारते हुए कहा, ए छोकरे, ये हाईवे और इस जमीन का मालिक मदन सिंह है। यहाँ परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मारता। अपना ये चूल्हा चौका समेट और यहाँ से दफा हो जा, वरना इस हाईवे के किनारे रात में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। समर ने मदन का हाथ धीरे से अपनी भट्टी से हटाया। उसकी आंखों में डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, मदन भाई, आप बड़े आदमी हैं। मैं तो बस अपनी बहन पीहू की मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये छोटा सा काम कर रहा हूँ। आपके रईस ग्राहकों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मदन गुस्से में अपने कुत्ते की जंजीर खींचता हुआ चला गया। पीहू, तू पीहू के लिए कर रहा है। देखूंगा तेरा ये पोहा कौन खाता है और तेरी बहन कैसे डॉक्टर बनती है। कुछ ही घंटों बाद दिल्ली की तरफ से आ रही एक बुलेट प्रूफ काली मर्सिडीज कार अचानक झटके से ठेले के पास रुकी। कार के चारों तरफ काले शीशे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सफेद सूट पहने एक रसूखदार बुजुर्ग दंपत्ति उतरे। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि देश के सबसे सख्त रिटायर्ड जज और मशहूर फूड क्रिटिक विक्रम मेहरा और उनकी पत्नी सावित्री थे। जज साहब को शुगर थी, इसलिए सफर में उन्हें कुछ हल्का और बिना तेल का खाना था। उन्होंने समर के बोर्ड पर कुल्हड़ पोहा पढ़ा और कौतूहलवश 2 कुल्हड़ का ऑर्डर दे दिया। समर ने फुर्ती से कुल्हड़ में गर्मा गर्म पोहा डाला। ऊपर से उबले हुए कॉर्न, बारीक कटे प्याज, अनार के दाने, थोड़ी सी हरी मिर्च और अपनी कलाई के तावीज से निकालकर उस जादुई मसाले की एक चुटकी छिड़क दी। अंत में उसने ढेर सारा अमूल चीज कद्दूकस करके डाल दिया। जैसे ही जज विक्रम मेहरा ने पहला चम्मच मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका हाथ कांपने लगा। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए समर को घूर कर देखा और कहा,
ये स्वाद, ये मुमकिन नहीं है। ये ठीक वैसा ही स्वाद है जैसा 20 साल पहले बनारस के शाही घराने के रसोइये आनंद शर्मा के हाथों में होता था। लड़के, सच बता, कौन है तू? आनंद शर्मा का मर्डर हो चुका है, फिर ये नुस्खा तेरे पास कहां से आया? आनंद शर्मा का नाम सुनते ही समर के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, साहब, ये मेरी माँ की रेसिपी है। जज साहब ने गहरे संशय के साथ समर को 2000 रुपए का नोट दिया और अपना पर्सनल कार्ड थमाते हुए कहा, इस स्वाद को छुपा कर रखना लड़के। इस हाईवे पर सिर्फ मदन नहीं, बल्कि मदन के पीछे कोई और है जो इस स्वाद को ढूंढ रहा है। कोई खतरा हो तो मुझे फोन करना है। देखते ही देखते समर का कुल्लड़ पोहा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स की गाड़ियां वहां लाइन लगाने लगी। मदन के ढाबे पर सन्नाटा पसर गया, यहाँ तक कि उसके रसोइये भी समर का पोहा चखने के लिए चोरी छिपे जाने लगे। गुस्सा की आग में जल रहे मदन ने अब सीधे हमले की जगह कानूनी साजिश रची। अगले ही शुक्रवार हाईवे पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक बड़ी टीम पुलिस बल के साथ आ पहुंची। उनके साथ मदन का एक वफादार और बिकाऊ अधिकारी इंस्पेक्टर तिवारी था। तिवारी ने आते ही समर का ठेला पलटने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा, इस ठेले को भी सील करो। शहर के बड़े अस्पताल में 3 लोग भर्ती हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि इस कुल्हड़ पोहा को खाकर उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। इस लड़के को गिरफ्तार करो। भीड़ इकट्ठा हो गई। समर बेकसूर था, लेकिन पुलिस के सामने लाचार था। तिवारी जैसे ही समर को हथकड़ी लगाने बढ़ा, तभी भीड़ में से एक गठीले बदन का युवक हाथ में भारी रिंच लोहे का औजार लिए सामने आ गया। वो कबीर था, जो उसी हाईवे पर ट्रकों के इंजन ठीक करने का काम करता था और बचपन से समर का इकलौता दोस्त था। कबीर ने इंस्पेक्टर तिवारी की कलाई पकड़ ली और गरजते हुए कहा, साहब, कानून की बात करते हो तो कानूनन बात करो। जिन 3 मरीजों की बात कर रहे हो, उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है? और हाईवे पर छापा मारने से पहले लोकल पुलिस स्टेशन में डायरी एंट्री दिखाई जाए। तभी कबीर ने अपने फोन पर एक लाइव वीडियो चालू कर दिया, जिसे हजारों लोग देख रहे थे। मीडिया और जनता का दबाव देखकर इंस्पेक्टर तिवारी घबरा गया और मदन की ये पहली चाल बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मदन अपनी हार से बौखला गया था। वो अपने ढाबे के गुप्त कैबिन में बैठा शराब पी रहा था। तभी वहां एक महंगी विदेशी कार रुकी। कार से उतरा रुद्र सिंघानिया, जो देश की सबसे बड़ी रेडी टू ईट फूड चेन सिंघानिया स्पाइसेस का मालिक था। रुद्र ही वो शख्स था जिसने सालों पहले बनारस के आनंद शर्मा के मसालों का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की थी। रुद्र ने मदन के गाल पर एक तमाचा मारा और कहा, तुमसे एक मामूली लड़का नहीं संभल रहा। वो लड़का आनंद शर्मा का बेटा है। अगर उसके मसालों का लैब टेस्ट हो गया तो पेटेंट कोर्ट में मेरा अरबों का साम्राज्य तबाह हो जाएगा। मुझे वो लड़का और उसका ताबीज दोनों खत्म चाहिए, इसी रात। मदन का डर अब खूनी खेल में बदल चुका था। उसने अपने सबसे खतरनाक शार्प शूटर जग्गी को बुलाया। रात के ठीक 2 बजे थे। हाईवे पर घना कोहरा और धुंध छाई हुई थी। समर और कबीर उसी नीम के पेड़ के पीछे बनी एक छोटी सी तिरपाल की झोपड़ी में सो रहे थे। मदन, रुद्र सिंघानिया के गुंडे और जग्गी दबे पांव ठेले के पास पहुंचे। जग्गी के हाथ में केरोसिन का कैन था और मदन के हाथ में एक देसी कट्टा। मदन ने ठेले पर तेल छिड़का और जैसे ही माचिस की तीली जलाई, अचानक नीम के पेड़ के ऊपर से एक भारी जाल उनके ऊपर आ गिरा